क्लास में हमने गॉस थ्योरम देखी और अब हम गॉस थ्योरम के प्रूफ को देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो मैं आपको पिछली क्लास में ये बता चुका था कि ये जो गॉस बाबू थे ये कौन थे। ये कार्ल फ्रेडरिच गॉस इनका पूरा नाम था, जर्मन साइंटिस्ट थे, ये जर्मन के मैथमेटिशियन थे। तो चूंकि मैथमेटिशियन थे तो इनकी अप्रोच भी बड़ी मैथमेटिकल थी। इनको कोई सपना नहीं हुआ अचानक से कि मैं ये गॉस थ्योरम लिख देता हूँ E.ds। इनको अचानक से कहीं से सपना आ गया कि चलो ये लिख देते हैं, है ना। इन्होंने गॉस थ्योरम क्या कहा था, जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्लक्स फाई E इक्वल्स टू, बोलो, E.ds और दिस इज व्हाट Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये गॉस थ्योरम है। आप चाहे ये कहिए कि फ्लक्स इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज चार्ज इनक्लोज्ड 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स गॉसियन सरफेस। या फिर हम ये कह सकते हैं E.ds। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds जो है वो सरफेस एरिया है और विद वेक्टर, और ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये कहाँ से उसके दिमाग में आया? मुझे लग रहा है कि ऐसे ही वो कुछ गेम खेल रहा होगा, अचानक से उसको आइडिया आया कि चलो ये लिखते हैं, और लिखते लिखते उसको लगा कि ये बात तो बहुत बढ़िया है। और जब बहुत बढ़िया बात उसको समझ में आई तो उसने इस बात को डाल दिया ट्रायल में कि देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ तक सही होती है। तो और वो बात जनरलाइज हुई, बाद में देखा गया कि सभी के लिए ट्रू है। तो उसने शुरुआत कहाँ से की? आइए इसके प्रूफ की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसने क्या कहा कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है Q, करेक्ट, ये Q चार्ज है। हम इस Q चार्ज के चारों तरफ अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस ये अज्यूम कर लेते हैं, स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, इसके चारों तरफ, करेक्ट। इस स्फीयर की अपनी कोई रेडियस भी होगी, बोलो, रेडियस भी होगी, करेक्ट। अब उसने कहा कि इस पॉइंट पर, इस जगह पर, यहां पर, ये इस जगह पर, इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पॉइंट चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा। ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? n कैप। एरिया वेक्टर कहाँ होगा? देखिए, अगर क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वो बना दिया उसने। अब उसने कहा कि बहुत आसान तरीके से सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर वेक्टर फॉर्म ले लिया और R कैप। ये बात आप समझ गए होंगे। ये R कैप, R कैप क्या है? ये जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में R कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिंपल सा फार्मूला तो आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। R कैप ले लिया, मतलब डायरेक्शन बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करेक्ट। अब उसने इसी जगह पर एक एरिया वेक्टर, जो एरिया सेलेक्ट किया था, ये वाला एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए उसने कहा ये एरिया वेक्टर है n कैप। तो ये जो पूरा सरफेस का एरिया है उसका एक छोटा सा एक डिफरेंशियल पार्ट ले लिया ds। और अब क्या किया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए उसने इस यहां पर फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए E.ds का इस्तेमाल किया। E.ds फ्लक्स कैलकुलेट हो गया, ये E.ds फ्लक्स कैलकुलेट किया। अब जब ये फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा था, अब देखिए फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा है तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखिए R स्क्वायर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, और R कैप ये लिखा। ds क्या है? डॉट ds n कैप। बेसिकली ds वेक्टर है ना, तो ds वेक्टर में क्या है? एक तो खुद वेक्टर, उसका डिफरेंशियल पार्ट है, और n कैप उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये देखिए n कैप लिख दिया, डन, ठीक बात है। अब अगले स्टेप में 1/4 पाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है, Q बाई R स्क्वायर ds। ये बार बार मैं डॉट लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है। ये R कैप और n कैप ये लिख दिया। अब ये R कैप n कैप क्या है? R कैप है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, n कैप क्या है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, एक ही तरफ है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट आपको याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, यहां पर लिख के A.B इक्वल्स टू AB cos थीटा, ये होता है।
बी वेक्टर दोनों के बीच का थीटा अगर 0 हो तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से आर कैप भी यूनिट वेक्टर है, एन कैप भी यूनिट वेक्टर है, तो आर कैप डॉट एन कैप, तो ये क्या हो जाएगा, आर एन cos 0। क्यों cos 0? क्योंकि दोनों के बीच के एंगल थीटा 0 है, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का। तो ये आर कैप एन कैप ये क्या हो जाएगा 1, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का 1 और cos 0 भी 1, तो 1 into 1 डॉट प्रोडक्ट मिला के ये 1 हो गया। नतीजा क्या आया? नतीजा हमारे पास आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर ds, ये हमारे पास आंसर आ गया। बोलो अब इसी आंसर को हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया है ये E डॉट ds, ये जो फ्लक्स कैलकुलेट किया है ये वाला, इसी फ्लक्स को मैं इसको बेटे साफ कर दूं, ये यहाँ हटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो फ्लक्स आया है ये फ्लक्स किसका आया है? ये फ्लक्स आया है छोटे से एरिया एलिमेंट का, मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक छोटा सा फ्लक्स है, तो ये एक छोटा सा फ्लक्स है फाई ई, स्मॉल फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया, करेक्ट, स्मॉल फ्लक्स। यदि इंटीग्रेशन लगाते तो फिर हम फाई ई ही लिख के रख सकते, नहीं समझे भाई, अगर मैं इंटीग्रेशन लगाता तो ये फाई ई हो जाता, इधर इंटीग्रेशन लगा, समझ रहे ना, डी फाई से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे डी फाई ई, इधर इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, जगह की थोड़ी कमी इसलिए दिक्कत होती है थोड़ी सी, फाई ई ए आ गया, 1 बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, q बाहर, आर स्क्वायर बाहर, ds क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर, क्लोज सरफेस ds, ये सब तो कांस्टेंट है, ds क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर, किसी स्फीयर का क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा, क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा, समझ रहे ना। तो यहां पर लिख देता हूं, जगह की बड़ी समस्या है, यहां लिख देता हूं, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर ds, क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये क्या बचा q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का वही आ गया। कहने का मतलब ये है कि बहुत आसान सी बात थी। क्या आसान सी बात थी, एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए फटाफट कैसे देख लेते हैं। हमने फ्लक्स लिखा इतने छोटे से एरिया वेक्टर का, डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी विद डायरेक्शन, इसके बाद एरिया वेक्टर की वैल्यू रख दी विद डायरेक्शन, तो ds है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, r डॉट n जो है 1 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ds की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर भी कट जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन। 4 स्टेप में ये प्रूफ हो गया। देखिए फिर से देखिए, फ्लक्स लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ds लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देंगे, ds भी एरिया वेक्टर के साथ लिखेंगे, r डॉट n का कंसेप्ट जिससे 1 हो जाएगा, फिर लिखेंगे डी फाई ई को इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये फाई ई हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, फाई ई ds क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, ये इसका टोटल एरिया जो है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का 4 पाई आर स्क्वायर है, जिससे ये कट जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच देगा। सो दैट्स व्हाट प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। सो दैट वाज सिंपल आइडिया। अब जब ये आइडिया आया गॉस के दिमाग में, तो उसे लगा क्या हम इसको सिर्फ इसी सरफेस के लिए वैलिड मानेंगे या किसी भी सरफेस के लिए, तो उसने इस बात पर रिसर्च की और जो फिजिक्स के लोग थे उनको इंक्लूड किया, और एक फाइनली एक स्टेटमेंट निकल के आया कि दिस फार्मूला इज जनरलाइज, तो गॉस थ्योरम दिस फार्मूला इज जनरलाइज, सो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। समझ रहे ना। अब देखिए यहां पर एक बात और निकल के आ रही है, अगर मैं r बड़ा कर देता तो क्या ये आंसर में फर्क पड़ता? नहीं। इसका मतलब समझ रहे ना कि इसके साइज पर डिपेंड नहीं करता, इवन हम शेप के भी बात कर सकते हैं कभी। तो बच्चों इस तरह से छोटा सा प्रूफ था गॉस थ्योरम का। थैंक यू। अब हम आगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को देखेंगे। धन्यवाद।